हेलो स्टूडेंट्स, MyExams.ai चैनल पर आप सभी लोगों का वेलकम है। बच्चों, इस चैनल पर हम लोगों ने जेईई मेन सेशन 2 को ध्यान में रखते हुए बच्चों की हेल्प करने के लिए एक शॉर्ट वीडियो सीरीज को लॉन्च किया था एंड उसमें अभी तक आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियोस देखे होंगे। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हेल्प करने के लिए, बच्चों की हेल्प के लिए आज मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करने जा रहा हूं और वो है बाइनोमियल थ्योरम। तो जैसा कि हम लोग को मालूम है, बाइनोमियल थ्योरम पर क्वेश्चन लगातार आते हैं और कुछ पर्टिकुलर टॉपिक ऐसे हैं जिन पे लगातार क्वेश्चन जेईई मेन में पूछे जा रहे हैं। तो मैं उन्हीं टॉपिक को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगा और ये भी कोशिश करेंगे कि उसका बेस्ट मेथड क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, if for some positive integer n the coefficient of three consecutive terms in the binomial expansion of 1 plus x whole power n plus 5 are in the ratio 5, 10 and 14, then the value of n। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जेईई एडवांस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन उसके बाद में जेईई मेन में रिपीट हुआ। तो हम इसे नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इसका एक बेटर वे बताने जा रहा हूं, एक रिजल्ट बताने जा रहा हूं जिससे कि आप इस तरह के प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो वो रिजल्ट क्या है? अगर हमारे पास में 1 प्लस एक्स होल पावर p में कर देता हूं, इसके एक्सपेंशन में 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म, ये है टी आर प्लस 1 और टी आर प्लस 2। ओके, इन तीनों का रेशियो अगर आपको दिया हुआ है, रेशियो है हमारे पास में सपोज ए, बी एंड सी। ओके, जैसे कि इस प्रॉब्लम में अगर देखें तो ये रेशियो आपको दिया हुआ है 5, 10 एंड 14। ओके, सो हमारे पास में जो p की वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, पावर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू a प्लस बी देन b प्लस सी। वेरी इजी टू रिमेंबर, a प्लस b देन b प्लस सी डिवाइडेड बाय b स्क्वायर माइनस ac। ओके, इसको आप याद कर लीजिए, इससे आप बहुत आसानी से जो पावर है उस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं इस जेईई एडवांस 2013 के प्रॉब्लम में। सो पावर प्लस 1, यहां पर आपके पास में पावर है n प्लस 5, पावर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू a प्लस बी, 5 प्लस 10 दैट इज 15, देन 10 प्लस 14 ये आ रहा है हमारे पास में 24 होल डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर विच इज 100 माइनस 5 इंटू 14 विच इज 70। तो ये आप ओरली कर सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूला दिमाग में है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यार हमारे पास में 30, इसका मतलब दिस विल बी 24 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस विल बी 12। वी हैव n प्लस 6 इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 6। ओके, सो वैल्यू ऑफ n वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर 6। ओके, तो चलिए इसी में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन जेईई मेन 2020 में पूछा गया है और इसका जो डेटा है वो भी अगर आप देखें तो वो एज इट इज जो 2013 में जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया था बिल्कुल वैसा ही है। तो अगेन फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n द कोएफिशिएंट्स ऑफ 3 consecutive terms given in the expansion of this one 5, 10, 14. Now we have to find out then the value of largest coefficient in this expansion is. Okay, तो हम लोग कुछ कैलकुलेशन तो पहले ही कर चुके हैं। पावर प्लस 1 इसकी वैल्यू हम लोगों ने देखी थी, ये था a प्लस बी दैट इज 15, देन b प्लस सी दैट इज 24 डिवाइडेड बाई b स्क्वायर माइनस ac जो आ रहा है हमारे पास में 100 माइनस 70 विच इज 30। सो यहां से हम लोगों ने n की वैल्यू को तो ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था प्रीवियस प्रॉब्लम में। तो n की वैल्यू को अगर मैं 6 रख दूं तो पुट n इज इक्वल टू 6, तो ये आपको मिल गया 1 प्लस एक्स होल पावर 11। ओके, नाउ वी नो दैट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल पावर 11 जो कोएफिशिएंट आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 11C R टाइप में।
और ये हम लोग को मालूम होना चाहिए 11CR इसकी जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो कब आपको मिलेगी? इसकी लार्जेस्ट वैल्यू आपको मिलेगी जब आप R की वैल्यू को 6 लेंगे या R की वैल्यू को 5 लेंगे। ओके, तो ये हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं 11C6 या 11C5 की वैल्यू, और वो वैल्यू आपको मिलेगी 462। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसी कैटेगरी में। तो ये हमारे पास में नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यहां पर लिखा हुआ है फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n 1 + 1 by x होल पावर n इज एक्सपेंडेड इन द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ x। ओके, यहां पर तो हमारे पास में 1 + 1 by x है, लेकिन अगर आप समझें बात को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर x हो या 1/x हो, जो कॉफिशिएंट्स आएंगे x के वो कॉफिशिएंट्स तो वैसे ही आएंगे जैसा कि 1 + x होल पावर n के एक्सपेंशन में आ रहे थे। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है। ओके, तो यहां पर भी इफ 3 consecutive coefficients in the expansion are in the ratio 2, 5, 12 then the value of n is equal to, तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला है पावर +1 इज इक्वल टू a + b दैट इज 7, उसके बाद में 5 + 12 दैट इज 17 डिवाइडेड बाई b स्क्वायर जो आ रहा है 25 माइनस 24। ओके, सो 17 इंटू 7 ये आ रहा हमारे पास में 119, -1 कर दीजिए, n इज इक्वल टू 118 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये इतना ही सिंपल है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ओके, फिर से वही क्वेश्चन है, आप देख सकते हो थोड़ा सा इसमें चेंज किया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ 3 consecutive टर्म आपको यहां पर गिवन है, एक्सपेंशन 1 + x पावर n है, ये रेशियो दिया हुआ है 1, 5, 20 का। तो हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए n की वैल्यू को कैलकुलेट करना। सो हम यहां पर n की वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज वेरी इजी। n + 1 इज इक्वल टू 5 + 1 ये आ जाएगा 6, देन 5 + 20 दैट इज 25 डिवाइडेड बाई b स्क्वायर माइनस ac 25 माइनस 20। सो ये सॉल्व करने पर आ जा रहा है हमारे पास में 30, इसका मतलब n की वैल्यू आपको मिलने वाली है 29। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है द कोफिशिएंट ऑफ 4th टर्म। ओके, सो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि जो 4th टर्म होगा इसके एक्सपेंशन में उसका कोफिशिएंट क्या होगा। तो 4th टर्म हम समझ सकते हैं T4 का कोफिशिएंट इसके एक्सपेंशन में आएगा 29C3। ओके, दैट इज वेरी इजी, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 29 इंटू 28 इंटू 27 होल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, सो दिस विल बी 9, यहां पर आ जाएगा 14। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो दिस विल बी 126, then 28 and 12 that will be 40 into 9, so this is 54 and 36. So see 3654 3654 is the correct answer which is given in option number 4. okay, तो नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो प्रॉब्लम में कुछ वैसा ही है, लेकिन यहां पर आपको रेशियो नहीं दिया हुआ है। ओके, अब ये कह रहा है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4, x पावर 5 एंड x पावर 6 in the expansion of 1 + x whole power n are in the arithmetic progression, then the maximum value of n is equal to, तो यहां पर कंडीशन ये है कि ये अगर रेशियो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में गिवन हो। ओके, इसका मतलब ये कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 की अगर बात की जाए तो हम लोगों ने यहां पर देखा था, जो रिजल्ट था हमारे पास में वो ये था कि अगर आपको n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो n + 1 ये था हमारे पास में a + b, देन b + c एंड होल डिवाइडेड बाई b स्क्वायर माइनस ac। और यहां पर आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि जो abc है वो ap में है। ओके, नाउ अब मैं इसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूं, अगर ABC AP में है तो फर्दर इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर कभी भी ये बोल दे कि जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है उनका वो टर्म अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिए हुए हैं तो आप एक फॉर्मूला यहां पर और याद कर लीजिए। तो फॉर्मूला क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था रेशियो अगर आपको rth टर्म r + 1th टर्म और r + 2th टर्म, ओके,
इन तीनों टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो अगर आपको ABC गिवन है तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला यहां पर देखा था। ओके, यहां पर एक्स्ट्रा कंडीशन ये आ रही है, आपसे कह रहा है कि ये जो रेशियो है वो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है। उस सिचुएशन में यहां पर जो हमारे पास में R की वैल्यू आती है, आप इसे याद कर लें, दिस इज वेरी यूजफुल फॉर्मूला। 2R इज इक्वल टू आता है हमारे पास में n प्लस रूट ऑफ n प्लस 2। ओके, दिस इज वन मोर फॉर्मूला। नाउ अब यहां पर आप देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4। ध्यान दें ये कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r माइनस 1 है। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको ये रेशियो दिया हुआ है तो इसका मतलब r की वैल्यू क्या होगी, तो आप समझ सकते हो कि यहां पर आपको r की वैल्यू इसने 5 दे दी है। करेक्ट। सो r इज इक्वल टू 5 का मतलब ये हुआ, ये आ गया 10 इज इक्वल टू n, हमें फाइंड आउट करना है रूट ऑफ n प्लस 2। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ला करके स्क्वायरिंग कर देता हूं तो 10 माइनस एन होल स्क्वायर, दिस विल बी n प्लस 2। वी हैव n स्क्वायर माइनस 20n माइनस n, दिस विल बी 21n। 100 आ रहा है यहां से, 100 माइनस 2, दिस विल बी 98 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, वेरी इजी। 7 एंड 14 वी हैव 2 फैक्टर्स। इसका मतलब n की 2 पॉसिबिलिटी आ रही है, एक 7 है और एक हमारे पास में 14 है। आप चाहें तो इसे प्रॉपर मेथड से सॉल्व करके देख लें। ओके, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n हम यहां पर देख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 14। सो 14 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये एक फॉर्मूला आप और याद रख लें, बस ये ध्यान रखें, इसे आप तब यूज करेंगे जब आपको क्वेश्चन में बोल रहा हो कि जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनका रेशियो, कोफिशिएंट का रेशियो आपको एपी में गिवन हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में गिवन हो। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बात करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें फिर से वैसा ही क्वेश्चन है हमारे पास में, फॉर सम n नॉट इक्वल टू 10 लेट द कोफिशिएंट्स ऑफ 5th 6th एंड 7th टर्म। ओके, दैट मीन्स आपको TR गिवन है, दिस इज TR, ये आ गया हमारे पास में TR प्लस 1 एंड TR प्लस 2। बस इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये कह रहा है कि इस एक्सपेंशन में 1 प्लस एक्स होल पावर n प्लस 4 है, यहां पर जो पावर है वो n प्लस 4 आपको गिवन है। मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया है वो पावर n के लिए है। अगेन ये कह रहा है कि ये कोफिशिएंट एपी में है, देन द लार्जेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो चलिए, यहां पर अगर हम कंपेयर करें तो अगेन आप अगर देखें तो R की वैल्यू इसने क्या बता दी है, R इज इक्वल टू 5 है। ओके, पावर हमारे पास में n प्लस 4 है, तो मैं पावर को n प्लस 4 बोल देता हूं। यहां पर हमें अगर R मालूम है और आपको अगर रेशियो AP में गिवन है तो हमने पढ़ा 2R बराबर, वहां पर मैंने बताया था n प्लस रूट ऑफ n प्लस 2, अभी मैं लिखूंगा p प्लस रूट ऑफ p प्लस 2। ओके, सो R की वैल्यू हमारे पास में फिर से 5 आ रही है, ये आ रहा है 10। अभी हमने थोड़ी देर पहले ऐसी ही इक्वेशन को सॉल्व किया था जिसमें हमारे पास में P की 2 चॉइस आ रही थी, एक वैल्यू आ रही थी 7 और एक वैल्यू आ रही थी 14। ओके, यहां पर P की वैल्यू किसके बराबर है, n प्लस 4 के बराबर है, दिस इज इक्वल टू n प्लस 4। दैट मीन्स हमारे पास में n की 2 चॉइस आ रही है, एक वैल्यू आ रही है हमारे पास में n इज इक्वल टू 3, और अगर दूसरी वैल्यू की बात करें तो वो आ रहा है n बराबर 10। ओके, नाउ क्वेश्चन में अगर आप देखें तो क्वेश्चन में यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि n की वैल्यू आप 10 नहीं ले सकते, इसको आपको यहां पर अवॉइड करना पड़ेगा। n इज इक्वल टू 3 एक्सेप्टेबल है, इसका मतलब जो पावर है वो हमारे पास में किसके बराबर आ गई, 7 के बराबर होगी। तो अब आपसे कोई कह रहा है यहां पर देन द लार्जेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन। सो हमें मालूम है 1 प्लस एक्स होल पावर 7 में अगर मैं लार्जेस्ट कोफिशिएंट की बात करूं, ओके, सो द लार्जेस्ट कोफिशिएंट इसमें दैट विल बी अगेन 7CR, और 7CR की जो वैल्यू होती है हम सब लोगों को मालूम है, ये मैक्सिमम आएगा, मैक्स वैल्यू ऑफ दिस विल बी एट R इज इक्वल टू 3 और R इज इक्वल टू 4। ओके, 7C3 की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आ रहा है अपने पास में 7 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, सो दैट मीन्स 35 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके,
तो ये आप बड़े इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको बस इतनी सी बात पता है कि कोफिशिएंट्स अगर आपको रेशियो एपी में गिवन है तो उसे कैसे डील करना है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अगेन ये वैसा ही कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप देखें, द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ 3 consecutive टर्म्स इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस विच आर इन रेशियो 1:3:5। ओके, यहां पर सम ऑफ कोफिशिएंट्स पूछ रहा है। दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है कि यहां पर ये लिखा नहीं है कि ये जो रेशियो है वो एपी में है, लेकिन आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि रेशियो अगर 1:3:5 दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है रेशियो आपको एपी में ही गिवन है। अब अगर रेशियो 1:3:5 है, ओके, तो अगेन यहां पर हम लोग बोल सकते हैं जो 2r की वैल्यू आएगी, सो 2r की वैल्यू आपको ओके, सबसे पहले तो हम यहां पर n की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। So we know that power plus 1, this will be a plus b, that is 4, 3 plus 5 वो है हमारे पास में 8, b square 9 minus 5 that is 4, this value is 8। इसका मतलब n की वैल्यू या n plus 2 पावर की वैल्यू आ रही है हमारे पास में 7। ओके, नाउ हमारे पास में n+2 या पावर की वैल्यू आ चुकी है, और पावर अगर हमें मालूम है तो हम r को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो 3 टर्म की बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तभी आप यूज करेंगे जब आपको रेशियो एपी में गिवन हो, अदरवाइज यूज नहीं करना है। सो 2r की वैल्यू हमने पढ़ा पावर प्लस रूट ऑफ पावर प्लस 2। ओके, सो 2r इज इक्वल टू पावर इज 7, 7 plus 2 9, दैट विल बी 3, r की वैल्यू आ गई फिर से 5। ओके, अगर आप ऑब्जर्व करें तो ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा ही रिजल्ट आ रहा है। r की वैल्यू 5 आने का मतलब है T5, T6 और T7 ऐसे टर्म होंगे जिनमें ये रेशियो आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उन तीनों टर्म का सम क्या होगा, तो सम हम फाइंड आउट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हमारे पास में पावर है 7, r इज इक्वल टू 5 आया है, इसका मतलब 7c5 प्लस 7c6 प्लस 7c7। ओके, सो सम ऑफ कोफिशिएंट tr, ओके 1 मिनट, सम ऑफ कोफिशिएंट्स पूछा है यहां पर। तो r की वैल्यू 5 आने का मतलब है जो पहला टर्म आएगा tr, उसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो ये हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। r की वैल्यू अगर 5 है, सो t5 का जो कोफिशिएंट होगा वो आएगा 7c4, नेक्स्ट आएगा 7c5 और नेक्स्ट आएगा 7c6। ओके, tr दैट मीन्स t5 का कोफिशिएंट, t6 का कोफिशिएंट, t7 का कोफिशिएंट। ओके, नाउ इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज वेरी इजी। 7c4 इज इक्वल टू 35, ये वैल्यू 35 है, 7c5 इज 21 एंड 7c6 इज 7। तो यार हमारे पास में 28 प्लस 35, सो वी आर गेटिंग 3 एंड 6, 63 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। ओके, सो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा और इस तरह के प्रॉब्लम आप आसानी से डील कर पाएंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ओके, एक और इंपॉर्टेंट कैटेगरी की यहां पर मैं बात करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखा होगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन जेई मेन में, इनफैक्ट जे एडवांस में भी पूछे जाते हैं। सो इसका रूटीन मेथड आप लोगों को मालूम होगा। मैंने जो फॉर्मूला यहां पर आपको बताने जा रहा हूं वो उसी रूटीन मेथड से ही डेराइव किया है। सो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 to the power 1/2 and 5 to the power 1/4 होल पावर 680 इज इक्वल टू, तो इसके लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, नंबर ऑफ इनफैक्ट इंटीग्रल टर्म्स बोले या रैशनल टर्म बोले। ओके, बस इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर फर्दर पावर का कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अगर मान लीजिए यहां पर लिखा होता 9 to the power 1/4, सो एक्चुअली ये 9 to the power 1/4 नहीं होता, इसे सिंप्लीफाई करके हम 3 to the power 1/2 लिख सकते हैं। ओके, सो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो इसमें जो रिजल्ट होता है वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, जो भी यहां पर हमारे पास में पावर है वो पावर आप रख दीजिए 680
डिवाइडेड बाय, यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो 1/2 पावर है, यहां पे 1/4 पावर है। आपको यहां पर ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है इनका एलसीएम लेना है। 2 और 4 का एलसीएम अगर हम लोग देखें तो वो आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 एंड एक्स्ट्रा आपको +1 करना है, दैट्स इट। इतने इसमें इंटीग्रल टर्म्स या रैशनल टर्म्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स सबको मालूम है वो पावर +1 होता है। तो चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं यार। हमारे पास में 2, सॉरी नॉट 2, दिस विल बी 1, सो दिस इज 1, देन उसके बाद में 7, 170, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 170 इज 170 प्लस 1, दैट मीन्स 171 इज द करेक्ट आंसर, दैट्स इट। ओके, तो यहां पर जो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स होंगे वो 171 होंगे। इसी क्वेश्चन में अगर वो आपसे पूछता कि यहां पर टोटल नॉन इंटीग्रल टर्म या इररेशनल टर्म्स कितने होंगे, तो वो भी बहुत आसान है। इररेशनल टर्म्स की अगर बात की जाए तो वो आपको मिलेगा टोटल टर्म्स दैट विल बी 681 पावर +1 माइनस 171। तो ये दोनों क्वेश्चन आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है और अब ये आपके लिए बिल्कुल ओरल प्रॉब्लम होना चाहिए। नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स 2024 जनवरी अटेम्प्ट में ये पूछा गया है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6। मैं सीधे आंसर लिख रहा हूँ, आंसर आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 824, दिस पावर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ दिस टू, वो आ गया 6 + 1। सॉल्व कर लेते हैं। ये आ रहा है अपने पास में 1, देन 3 एंड 18 4 7 and extra +1, that means this will be 138. okay, so 138 इंटीग्रल टर्म्स आपको इसमें मिलने जा रहे हैं। रूटीन प्रोसेस आप सब लोगों को पता होगा ही। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी देख लेते हैं जो इसी से रिलेटेड है। यहां पर पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ इररेशनल टर्म्स। अगेन वेरी इजी, मैंने आपको बताया इररेशनल टर्म्स के लिए कैसे डील करना है। तो पहले आप टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स को देखें तो वो आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ 5 and 10, दैट विल बी 10 बॉक्स ऑफ दिस प्लस 1, ये आ रहा है अपने पास में 7। टोटल 7 रैशनल टर्म्स इसमें आपको मिलेंगे। पूछा जा रहा है इररेशनल टर्म्स, तो इररेशनल टर्म्स निकालना बिल्कुल आसान है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 61 माइनस 7 और ये डिफरेंस आपको मिल जाएगा 54। सो 54 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी आपको यहां पर दिख रहा होगा। अब यहां पर आपसे पूछ रहा है सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन। सो इट इज वेरी इजी, यहां पे सम की बात कर रहा है तो पहले चेक करते हैं टोटल टर्म्स रैशनल आएंगे कितने। तो उसके लिए हमारे पास में अगेन फॉर्मूला है, वी हैव पावर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ 5 and 3, दैट इज 15 plus 1, that means we are going to have only 2 rational terms in the expansion of this. और वो 2 रैशनल टर्म्स क्या होंगे? ऑब्वियस सी बात है, एक पहला होगा और एक लास्ट वाला होगा। आपसे पूछा जा रहा है सम क्या होना चाहिए। सम हम यहां पर लिख सकते हैं 15C0, इसकी पावर 0 होगी, सेकेंड पावर 5 पावर 1/3 होल पावर आपको मिलेगा 15 और सेकेंड टर्म आपको मिलेगा 15C15। फर्स्ट यहां पर आपको 2 पावर 1/5 की होल पावर मिल जाएगी 15। तो इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इफ द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ओके, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। यहां पर कह रहा है कि जो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स हैं वो एग्जैक्टली 33 हैं, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ n क्या होगी। तो ये भी आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ power, that is n, divided by LCM of 8 and 2. So LCM of 8 and 2, we know that this will be 8 plus 1, ये आपसे कह रहा है exactly 33 है। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/8 की वैल्यू आ रही है 32, या मैं कह सकता हूँ n/8 की जो रेंज होगी वो 32 से 33 के बीच में होगी। क्वेश्चन में कह रहा है द लीस्ट वैल्यू ऑफ n, सो लीस्ट वैल्यू ऑफ n इज 32 into 8 and this will be 2 to the power 8, that means 256. Okay, so the least value of n for this question is 256.
सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इससे आपको ज़रूर बेनिफिट होगा, आपका टाइम सेव होगा। ओके, मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। myexams.ai में आप इसी तरीके से वीडियो को देखते रहें। कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।